हेलो, वेलकम टू इजी वे स्टडी गाइज। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एयर कंप्रेसर की बात चल रही थी, वायु संपीड़क की बात चल रही थी। तो उसमें अपने रोटरी टाइप देख चुके थे, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, एक्सेल फ्लो कंप्रेसर, लोब टाइप कंप्रेसर अपने देख चुके थे। आज अपने बात करेंगे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की आज अपने बात करेंगे। नोट्स की बात है तो वैसे मैं आपके लिए लिख के रखता हूँ, पर एक भाई आपका उनको टेलीग्राम पे वो आपको हमेशा नोट्स भेज देते हैं एमी नाम से। तो वो उन्होंने मुझसे पूछा हुआ है, मुझे वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर उन्होंने फिर भी मुझसे पूछा था। तो उन्होंने कहा था कि सर मैं नोट्स भेज सकता हूँ। मैंने कहा आप ज़रूर भेजिए, कम से कम एक बर्डन तो मेरे दिमाग से कम हो। तो वो जो भी लिखते हैं वो अच्छा होता है यार। मैंने उनके सभी नोट्स वगैरह देखे हुए हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाते हैं, मतलब नोट्स वगैरह लिखे होते हैं। चलिए बात करते हैं प्रचांग रेसिप्रोकेटिंग प्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में। ठीक है, इसको अपने क्या कह सकते हैं, प्रचांग संपीड़क भी कह सकते हैं। हिंदी में एक बार याद रख लेना, उसके बाद में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ही लेते हुए चलेंगे, क्योंकि इंग्लिश में आपको मैंने बता रखा है कि क्या कुछ हो सकता है क्या कुछ नहीं हो सकता। पंप पड़ा था, सभी को याद होगा। मैं उसी का एग्जांपल लेते हुए चलता हूँ। मेरे को पता है कि जो आप पुरानी चीज़ से अगर आप रिलेट कर सकते हो, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। वैसे ये एक प्रकार का इंजन ही होता है। ठीक है, इससे रिवर्स रेसिप्रोकेटिंग इंजन कहा जाता है वैसे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को। तो लिखना हो लिख लेना, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या देखा था अपनों ने, सबसे पहले देखो एक होता है सिंगल। आपको सबसे पहले मैं वर्किंग समझाता हूँ। वर्किंग समझने के बाद में मैं एक बात पर्सनली आपको एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे जितनी डिफिकल्टी अभी तक, मतलब मैंने आपको पढ़ाया, सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी अगर मुझे किसी टॉपिक को समझने में हुई है, मुझे खुद को, या उसको पढ़ने में हुई है, वो ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर था। मैंने 4 बुक में से ये सब कुछ मटेरियल इकट्ठा किया। एक आर के जैन की बुक है मेरे पास, जो अपने थर्मल के लिए यूज होती है। जो मेन बुक है वो आर एस खुरमी, आर के राजपूत है मेरे पास। आर एस खुरमी, आर के जैन जो है, आर एस खुरमी और आर के जैन अपनी ऑब्जेक्टिव की, और एक मेरे पास जो हिंदी की बुक है। मैंने उस सभी चीज़ों से देख के फिर मैं ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर लेके आऊँ। बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी। चलो देखते हैं। एक होता है सिंगल स्टेज सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। हिंदी में लिख लेना, एकल अवस्था एकल क्रिया प्रचांग संपीड़क। होता क्या है, जो कंप्रेसर में होता था, सॉरी जो पंप में होता था, सेम ही प्रोसेस रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में होता है। क्या, पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा, यहां से सक्शन होगा, चूसन होगा, और जैसे ही पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो यहां से डिलीवरी हो जाएगी। ये प्रोसेस, ये सिंपल, इससे सिंपल मैं आपको वर्किंग नहीं समझा सकता। कोई पार्ट्स नहीं पूछेगा, याद रखना, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, वर्किंग भी नहीं पूछी जाएगी, पर आपको पता होना चाहिए कुछ नहीं है। पिस्टन को टीडी से बीडीसी की तरफ लेके आएंगे। ये बातें आपको आईसी इंजन में अच्छे से समझ आ जाएगी। बस इतना याद रखो, ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो सक्शन चूसन होगा, और जैसे नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो वो संपीड़न होके और वो डिलीवरी बाहर हो जाएगी एयर की, और उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। ये जो पंप देख रहे हो ये होता है सिंगल स्टेज सिंगल एक्टिंग, मतलब एक ही अवस्था में है और एक ही प्रकार का, मतलब ये क्रिया कर रहा है। आपको याद होगा अपनों ने डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप पढ़ा था पहले अच्छे दिनों में, अब आपको याद होगा। इसमें क्या होता है, इसमें होता है सिंगल। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये आप कंफ्यूज कहाँ होते हो मैं आपको अभी बताता हूँ। ऑब्जेक्टिव में कहाँ कंफ्यूज हो गए मैं एक सेकंड में अभी आपको बताता हूँ। एग्जामिनर क्या देगा, सिंगल स्टेज डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, द्वि अवस्था, पता नहीं जो भी है, दो अवस्था, द्विअवस्था, द्विक्रिया
आप हिंदी में जैसा भी अच्छा लगे वो लिख लेना, क्योंकि मेरे को हिंदी में प्रोनाउंसिएशन नहीं मिला। मैंने पूरी हिंदी वाली बुक देख ली, बहुत डिफिकल्टी होती है हिंदी में प्रोनाउंसिएशन ढूंढने की। मुझे भी पता है कि हिंदी वालों को पढ़ने में बहुत परेशानी हो रही होगी, परंतु फिर भी आप लोगों को समझ आ रहा है इस चीज़ का मुझे विश्वास है। पर मुझे ये भी पता है कि कईयों को नहीं समझ आता, वो पता नहीं क्यों मुझसे सवाल नहीं पूछते। आप टेलीग्राम पे मैं ओपन होता हूँ, मेरे फ़ोन पे मैं ओपन होता हूँ, व्हाट्सएप आप मुझे कर सकते हो, आप यूट्यूब के कमेंट्स आपके लिए ओपन होते हैं, वहाँ पूछ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो यार। आप पूछा करो ना, मुझे अच्छा लगता है कि यार कोई पूछ रहा है, कि मेरे को भी तो थोड़ी दिमाग में बढ़ना है कि हाँ यार उस बंदे ने मुझसे ये पूछा तो मुझे बताना है। अब क्या है, सिंगल स्टेज डबल एक्टिंग। अब अपने क्या करते हैं, यहां पर भी एक क्या करेंगे, सक्शन सक्शन और डिलीवरी पाइप बना देंगे। अब क्या होगा, जैसे ही ये ऊपर से नीचे आएगा, यहां पे तो ऊपर वाली साइड तो पहले, और ये दूसरा स्टेज, ठीक है। पहले स्टेज में क्या, पहली क्रिया में क्या करेगा, ये ऊपर से नीचे आएगा, सक्शन करेगा, और इधर क्या करेगा, ये डिलीवरी कर देगा। जो अपनों ने सेम चीज पढ़ी थी वो सेम चीज ही है, ठीक है। एक चीज होती है डबल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है। अब द्विअवस्था रेसिप्रोकेटिंग पंप है, मल्टी स्टेज जिसे अपने कहते हैं, जो आपके एग्जाम में भी, मैं अभी ओवरऑल आपको एक माइंड मैप क्लियर कर रहा हूं आपके लिए, कि आप जाके कंफ्यूज ना हो इन चीजों में। आप समझ गए होगे कि यहां पे तो क्या कर दिया अपनों ने, सिंगल, सॉरी एक सेकंड, हाँ यहां पे अपनों ने क्या कर रहे हैं, अपने यहां पे कर दिया इस प्रकार से कि भाई ये लो, ये सिंगल स्टेज बन गया। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। और जैसा ही अपनों ने उधर देखा था, उसमें क्या था कि ये अपना कोई पिस्टन बना दिया था अपनों ने, तो यहां से सक्शन डिलीवरी वगैरह हो रही थी, सेम कंडीशन है। अब आपसे एग्जामिनर क्या पूछता है, एक डबल स्टेज रह गया। डबल स्टेज में क्या होता है, ऐसे इस प्रकार के सिंगल स्टेज के अरे यार मेरी फोटो तो नहीं आ रही, पता नहीं, सिंगल स्टेज के दो कंप्रेसर लगे होते हैं, उसको कहते हैं डबल स्टेज। कि ऐसे दो कंप्रेसर लगे होंगे, उसको डबल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहेंगे। पंप मैं गलत लिख रहा हूं, मैं पंप का एग्जांपल देते देते पंप तक पहुंच रहा हूं। दो कंप्रेसर लगे होंगे, उसको क्या कहेंगे अपने, मैं आपको दिखा देता हूं, रुको आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो। मैंने ना वैसे आपके नो, ये होता है, ये चीज होती है इंटरकूलर। आप छोड़ देना, आप इसको मत याद रखना, आपके सिलेबस में है, मैं समझा दूंगा पर अभी नहीं। यहां पे क्या है, एक सिंगल स्टेज का कंप्रेसर है, और यहां पे एक सिंगल स्टेज का कंप्रेसर है, ठीक है। दो अलग अलग कंप्रेसर लगे होते हैं, तब अपने उसको डबल स्टेज कहेंगे। अगर तीन लगे होते, यहां पे एक कंप्रेसर और लगा हुआ होता, ठीक है, तब अपने उसको क्या कहते, यहाँ पे एक कंप्रेसर और लगा तो उसको मल्टी स्टेज भी अपने कह सकते थे। इस बात को आप क्लियर कर लेना। अब एग्जामिनर क्या पूछता है, उस चीज पे मैं आता हूं। देखो सिंगल स्टेज सिंगल एक्टिंग, देखो समझ लेना, मैं आपको आराम से समझा रहा हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आपको भी कोई जल्दी नहीं होगी। ये चैप्टर थोड़ा सा अपना लंबा चलेगा, कल अपने सुपर चार्जिंग पढ़ेंगे, वो 15 मिनट में खत्म कर देंगे। तो सुपर चार्जिंग में कुछ भी नहीं है आपको समझाने लायक, कुछ भी नहीं मेरे को मिला। मैंने आर के राजपूत की जो आईसी इंजन की बुक है, मैंने वो भी देख ली, मैंने गूगल भी देख लिया, मैंने आर के जो अपने आर के राजपूत की थर्मल की बुक है, मैंने उसमें भी देख लिया, तो उसमें सुपर चार्जिंग में कुछ भी नहीं था। चलिए बात करता हूं सिंगल स्टेज सिंगल एक्टिंग के बारे में। इसमें एक सक्शन और एक डिलीवरी वाल्व होता है, ठीक है, वाल्व होता है। क्या होता है इसमें, एक सक्शन और एक डिलीवरी वाल्व होता है, और एक ही पिस्टन होता है। मतलब मेन जो फोकस होगा वो पिस्टन के ऊपर होगा, याद रखना। सिंगल स्टेज डबल, आपको हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं पहले बता चुका हूं। इसमें क्या है, दो सक्शन और दो डिलीवरी वाल्व होंगे, वाल्व या पाइप जो भी आप कहना चाहो, और एक पिस्टन होगा। याद रख लेना कितने, एक पिस्टन होगा। पर यही मैं बात करूं मल्टी स्टेज की, तो उसमें क्या होगा, जैसे अपने दो डबल की बात करता हूं, चलो डबल स्टेज की, उसमें क्या होगा, दो सक्शन, जो दो चूसन और दो डिलीवरी वाल्व होंगे,
और दो ही पिस्टन होंगे। याद रख लेना ये बात, है छोटी सी बात, परंतु एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा वेटेज रख सकती है ये, कि इन छोटी बातों में जाके आप फंस जाते हो। कई बार आप जाके इस जगह पे कंफ्यूज हो जाओगे, कहाँ गया मेरा पेन, इस जगह पे और इस जगह पे आप जाके कंफ्यूज हो जाओगे कि यार सर ने पता नहीं क्या बताया था और हमें समझ नहीं आया। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं चलता हूं मेन, सबसे पहले बात करते हैं अपने सिंगल स्टेज, सिंगल एक्टिंग, या मतलब सिंगल स्टेज की बात करता हूं मैं, सिर्फ सिंगल स्टेज की, सिंगल स्टेज की। रेसिप्रोकेटिंग पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, प्रचांग पंप जिसे अपने कहते हैं, उसका कार्य क्या होता है? सबसे पहले वो देखो, देखो मैं लैंग्वेज में कभी भी नहीं लिखवाता आपको, आप लैंग्वेज में लिखना जो लिख सकते हो। आज मैं वो जो दोस्त है एमई उसके नोट्स देख रहा था, तो मैंने आपको कहा था कि ड्यूल साइकिल में अगर P इज इक्वल टू 1 होता है तो वो ऑटो साइकिल में होता है, तो उन्होंने पूरा अच्छे तरीके से उसको डिफाइन करके लिखा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो चलो सेंड करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु वो अपने आप में वो व्यक्ति, मतलब वो मेरी हर एक वीडियो देखते हैं, मेरे को अच्छा लगता है कि वो खुद भी इतने अच्छे तरीके से पढ़ते हैं कि चलो मैंने आपको सीधा मुद्दे वाली बात बताई है, उन्होंने वो चीज़ करके अपनी नोटबुक में लिख रखी है। आप भी ऐसा किया कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे ना उसी चीज़ से आप परफेक्ट बनोगे। सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या, देखो एक तो इसमें स्पीड कम होती है, एस मतलब स्पीड, मैं एस नहीं, अपने अपने क्या लिखते हैं इसको, रुक जाओ, अपने एक काम करते हैं, इसको पूरा लिख देता हूं मैं। स्पीड, स्पीड क्या होगी? कम होगी। क्यू डिस्चार्ज क्या होगा? कम होगा, परंतु प्रेशर जो होगा, दाब जो होगा वो सबसे अधिक होता है इसमें, याद रख लेना। लगभग लगभग इसका दाब जो होता है वो 10 बार तक का होता है, ठीक है। और यही मैं अगर डबल एक्टिंग की बात करूं, डीए डबल एक्टिंग, द्वि अवस्था सॉरी द्विक्रिया, तो वो लगभग लगभग 200 बार तक पहुंच जाता है, ठीक है। क्योंकि इनका यूज मल्टी मल्टी जो स्टेज होता है वहां पर लगभग लगभग 200 बार तक इसका पहुंच जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। छोटी सी बात थी जो आपको समझानी जरूरी थी। यहां पे जाके आपको, यहां पर एग्जामिनर क्या है आपसे प्रश्न पूछता है, तो उस बात को आप गौर से ध्यान में रखना। स्पीड सॉरी रोटरी पंप में अपने क्या पढ़ा था? रोटरी पंप किसके लिए यूज होता है? ज़्यादा स्पीड और डिस्चार्ज के लिए, परंतु कम प्रेशर के लिए। यहाँ उल्टा है, यहाँ पर स्पीड और डिस्चार्ज जो होगा वो कम होगा, परंतु प्रेशर ज़्यादा होगा। जैसा सेम चीज़ अपनों ने कहा पढ़ी थी, पंप में पढ़ी। अरे यार रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, मैं क्या कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, कोई बात नहीं। चलिए एक डायग्राम है, एक डायग्राम के थ्रू आपको बड़ा अच्छे से मैं ऑब्जेक्टिव समझाता हूँ, ठीक है। वो डायग्राम देखो, मैं पीछे नहीं समझाया क्योंकि वो जगह थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि आपको कम ना लगे। पीवी डायग्राम बनाते हैं अपने फोर, किसके लिए? रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए। यहां से ये निकाल दिया, एक अपने ये निकाल दिया और एक ये निकाल दिया। आपको मेरे पढ़ाने के तरीके से कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस चीज़ को ज़रूर ही इम्प्रूव करूँगा। अभी क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये 2 डैश, ये 2 डबल डैश, ठीक है, ये बात है। इतनी बात मैं कर रहा हूँ आपसे, तो 2 डैश 2 डबल डैश, चलो कोई बात नहीं, अपने इसको ऐसे लेके चलते हैं। देखिए सबसे पहले पीवी डायग्राम फॉर रेसिप्रोकेटिंग पंप है सिंगल स्टेज के लिए, उस चीज़ को समझ लेते हैं। जो ये प्रोसेस हो रही है 0 1 2 डैश और 3, ठीक है, ये जो प्रोसेस हो रही है ये है आइसोथर्मल समतापीय प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू सी होता है, और ये एक आइडियल प्रोसेस है, ठीक है, आदर्श प्रक्रम है। क्या है ये? आदर्श प्रक्रम है, इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। मैं आपको आगे, चलो आगे लिखवाता हूं, ये जो लैंग्वेज में जितनी बातें अपने आगे लिखते हैं, ठीक है, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता देता हूं, ये एक आइडियल प्रक्रम है, इसे अपने प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु कुछ एक तरीके हैं कि अपने आइसोथर्मल प्रोसेस के आसपास पहुंच सकते हैं, परंतु इसको नॉर्मल तरह से प्राप्त किया जाना असंभव है, ठीक है। समतापीय लिख लो, समतापीय प्रक्रम, ठीक है, समतापीय क्या प्रक्रम है ये,
इधर मैं बात करूं, वैसे इसको वैसे ये जो प्रोसेस है ना 1 से 2, ये कंप्रेशन के लिए होता है, पर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो इसलिए रहने दो। आइसोथर्मल प्रोसेस याद रखो। दूसरा, ये जो प्रोसेस है ये है पॉलीट्रोपिक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रक्रम। इसमें अपनों ने क्या पढ़ा था, पी वी एन इज इक्वल टू सी। ये जो प्रोसेस होता है ये होता है एक्चुअल में, वास्तव में ये प्रोसेस अपने रेसिप्रोकेटिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में होता है। पंप नहीं बोलना, मैं अपने दिमाग में बार बार ये रिपीट करता रहूंगा। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए पॉलीट्रोपिक प्रोसेस वास्तव में होता है, और 2' जो होगा वो होगा एडियाबैटिक प्रोसेस, मतलब पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये 3 प्रोसेस आपको समझ आ गए कि ये 3 प्रोसेस हो सकते हैं। वास्तव में जो कौन सा होता है, मैं आपसे बात करूं तो पी वी एन इज इक्वल टू सी। आइडियल आदर्श कौन सा होगा, जहां पे अपने को फुल एफिशिएंसी, फुल दक्षता मिलेगी, वो पी वी इज इक्वल टू सी आइसोथर्मल होगा, परंतु उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता नॉर्मल अवस्था में। इस चीज को आप ध्यान में रखोगे। अभी देखो, ये पी वी का एरिया जो है ना, ये अपने को वर्क डन देता है। क्या देता है, कार्य देता है। इस बात को ध्यान में रख लेना। अब एक बात इस चीज से आपको ध्यान में, क्या जीरो, हाँ मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ, मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ। ये जो एरिया है ना, ये इतनी बात जो कर रहे हैं अपने, ठीक है, ये अपने को क्या देता है, एरिया देता है। ठीक है, मतलब सॉरी, ये एरिया अपने को कार्य के बारे में बताता है कि इतना कार्य अपने करेंगे। अब इस चीज से एक बात आपको स्पष्ट हो रही है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एरिया कम है। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल इंजीनियरिंग की अगर आप इंजीनियर हो तो आप इस चीज को समझ रहे हो कि क्या हो रहा है। आइसोथर्मल प्रोसेस समतापीय प्रक्रम में, इसको रुदोसम कहते हैं, पॉलीट्रोपिक को पॉलीट्रोपिक ही कहते हैं। अगर आपको कोई और शब्द मिले आप मुझे प्लीज बता सकते हो, मैं भी अपने आप को हिंदी में इंप्रूव करना चाहता हूं। 0, 1, 2' और 3 आइसोथर्मल है, तो इसका मतलब इस प्रोसेस में क्या है, सबसे कम कार्य प्राप्त होगा। मान रहे हो ये बात। पॉलीट्रोपिक में एवरेज और एडियाबैटिक में सबसे अधिक कार्य की आवश्यकता होगी, मतलब कार्य देना पड़ेगा अपने को, किसको, कंप्रेसर को। ठीक है, कंप्रेसर को चलाने के लिए सबसे अधिक अगर कार्य देना पड़ेगा तो किस में देना पड़ेगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में, रुदोसम प्रक्रम में अपने को देना पड़ेगा। इतनी बात आप समझियो नहीं समझियो प्लीज कमेंट करके बता देना। ठीक है, फिर रिपीट कर देता हूं। देखो 0, 1, 2' to 3 ये एरिया कम है। ठीक है, इसलिए सबसे कम अपने को कार्य देना होगा। 0, 1, 2" और 3 की मैं बात करूं तो यहां पर क्या है, सबसे ज्यादा एरिया अपने ले रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा कर्व बना लेना, तो सबसे ज्यादा एरिया अपने यूज कर रहे हैं, तो इसलिए एडियाबैटिक प्रोसेस में मैक्सिमम कार्य की जरूरत होगी, अधिकतम कार्य की जरूरत होगी, और इसमें मैं यही लिख रहा हूं मिनिमम कार्य की जरूरत होती है। याद रख लेना ये बात। ठीक है, आप जैसा भी, अगर आप लैंग्वेज में लिखना चाहते हो आप लैंग्वेज में लिख दो, आप ऐसे लिखना चाहते हो आप ऐसे लिख लेना, जैसा भी आपको सही लगे, परंतु कोशिश किया करो कि कम से कम लैंग्वेज में आप लिखने का प्रयास करो, ताकि आपको जल्दी से एक बार देखते सार वो चीज समझ आ जाए। अब यदि मैं आगे बात करता हूं, ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा चलेगा, ध्यान में रखना, बहुत कंफ्यूजेबल है। मैंने भी बहुत मुश्किल से समझा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ ये टॉपिक को मैंने कैसे समझा। मैं आपको कह रहा हूँ, अगर मैं नया हूँ इस लाइन में, मुझे हर एक पॉइंट को समझना पड़ता है। हाँ, यही मैंने अगर इससे पहले 3-4 एग्जाम की तैयारी करवाई होती, तब मैं आपको बिना कुछ किए आपको सब कुछ करवा देता ना। तो चलो देखते हैं, यदि अब ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देखो, यदि n इज इक्वल टू 1 कर दिया जाए ऊपर वाले प्रोसेस में, यदि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में जो n है, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स जिसे हम अपने कहते हैं, उसको 1 कर दिया जाए तो क्या होगा, तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस किस में, आइसोथर्मल में चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। समतापीय में पॉलीट्रोपिक को हिंदी में पॉलीट्रोपिक लिख लेना, आइसोथर्मल को चेंज लिख लेना, समतापीय लिख लेना, समतापीय में परिवर्तित हो जाएगा। इतनी बात समझ गए कि भाई पीवी, यहां पे मैं लिख देता हूं, पीवी
की पावर 1 इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो क्या है ये आइसोथर्मल प्रोसेस ही तो है। एन की जगह पे मैंने 1 लिख दिया, एन की जगह पे यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, तो क्या हो गया, वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। अब यदि मैं एन इज इक्वल टू गामा कर दूं, ठीक है, तब क्या होगा, तब पॉलीट्रोपिक इसमें चेंज हो जाएगा एडियाबैटिक में, एडियाबैटिक में। इसको आप लिख लेना समतापीय, और इसको रुद्धोष्म में परिवर्तित हो जाएगा। इतनी बात समझ गए होगे। ठीक है, कार्य के बारे में मैंने बता दिया। ये जो पेज है ये आपका ऑब्जेक्टिव से भरा हुआ पेज है, इस बात को ध्यान में रख लेना, इससे ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाएंगे। ठीक है, अब मैं बात करूं कि क्या हम ऐसा कोई प्रोसेस है या ऐसा कोई चीज है जिससे हम आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब आइसोथर्मल जो प्रोसेस है उसको प्राप्त कर सकते हैं क्या, जो आइडियल प्रक्रम है उसको प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल है। उसके बारे में डिस्कस करते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि हम निम्न, लिखो, हम निम्न कार्य के द्वारा आइसोथर्मल प्रोसेस समतापीय प्रक्रम को प्राप्त कर सकते हैं। बोर तो नहीं होते यार? बोर होते हो तो मुझे बता देना। देखो मैं पहले सीधी सी बात कहता हूं, अगर आप बोर होते हो तो प्लीज मुझे थोड़ा सा बता सकते हो। बात करते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है, कौन कौन से कार्य हैं जिसके द्वारा अपने आइसोथर्मल प्रोसेस को प्राप्त कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले जब भी कंप्रेशन होगा, जब भी संपीड़न होगा, संपीड़न के दौरान यदि अपने एयर या वाटर का स्प्रे करते हैं कंप्रेसर के ऊपर, तब अपने आइसोथर्मल प्रोसेस को प्राप्त कर सकते हैं। निम्न कार्य में से मतलब एयर एंड वाटर स्प्रे, मतलब हवा और वायु के फुहारे। ठीक है, स्प्रे हिंदी में मैं क्या लिख सकता हूँ, एयर एंड वाटर स्प्रे डन ड्यूरिंग द कंप्रेशन, मतलब इंग्लिश में लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, मैं हिंदी में सोच रहा हूँ। स्प्रे किया जाए कंप्रेशन के दौरान। ठीक है, दूसरा आप लिख दो कि कोल्ड वाटर स्प्रे इन द सिलेंडर, कि सिलेंडर के अंदर अपने ठंडे पानी का स्प्रे करें। ठीक है, ये तो किस पे था, कंप्रेसर पे था, ये सिलेंडर के अंदर की बात कर रहे हैं। दोनों कंडीशन याद रखना। तीसरी बात मैं करूं कि उसके अलावा अपने क्या कर सकते हैं, यदि अपने को आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस प्राप्त करनी है ताकि अपने को कम से कम कार्य लगाना पड़े। देखो, अब आप कहोगे सर आइसोथर्मल प्रोसेस प्राप्त क्यों करनी है जब अपने पॉलीट्रोपिक पे बात कर ही रहे हैं कि अपने को पॉलीट्रोपिक प्राप्त हो ही रहा है। आइसोथर्मल में अपने को कम कार्य की आवश्यकता होगी, इसीलिए अपने आइसोथर्मल प्रोसेस को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं हम। तीसरा अपने क्या कर सकते हैं, मल्टी स्टेज कंप्रेसर विद इंटरकूलर। ठीक है, बहुअवस्था संपीड़क इंटरकूलर के साथ है, विद इंटरकूलर। इंटरकूलर को हिंदी में भी इंटरकूलर ही कहते हैं। इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा, ये पूरे प्रोसेस को अपने पढ़ेंगे। ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, बहुत सारी कन्फ्यूजेबल चीज़ें भी हैं इसमें। अभी आप उस चीज़ को पर बहुत सिंप्लीफाई वे में आपको समझा दूंगा। वो चीज़ में, उस चीज़ में आपको डरने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए कन्फ्यूजेबल थी इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इतनी बात समझ गए हो? आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि निम्न में से किन तरीकों से अपने आइसोथर्मल प्रोसेस को प्राप्त किया जा सकता है, तो आप अब आराम से बता दोगे इस चीज़ को। आप मतलब इस चीज़ का मुझे आप पे विश्वास है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ, आगे मैं डिस्कस करते हैं कि कुछ फॉर्मूलों के बारे में। मैं सीधा सीधा ही आपको बता दूंगा कि मतलब ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं।
यदि कोई भाई बंधु या किसी को ये लगता है कि सर हमें पूरा प्रॉपर तरीके से पूरी इनका मतलब डेरिवेशन चाहिए, तो मैंने इसको आर के राजपूत से पढ़ा था, आपको आर एस खुरमी की बुक में ये शायद तक मिल जाएंगे। जैसा भी आपको सही लगे, आपकी मर्जी है। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि मैं वही चीज़ें पढ़ाता हूं जो आपके एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाती हैं। डेरिवेशन करना है या कुछ भी करना है वो आप पे डिपेंड है, आपको कहीं पर भी डेरिवेशन मिल जाएगा, आप उस चीज़ को देख सकते हैं। चलिए मैं बात करता हूं वर्क डन, हिंदी इंग्लिश दोनों इकट्ठे लेके चलते हैं। वर्क डन बाय ए सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर विदाउट क्लीयरेंस। अभी मैं समझाता हूं क्लीयरेंस क्या होती है। क्लीयरेंस के बारे में बात करूं, यहां वापस चलते हैं अपने। यदि यहां पर इस जगह पे कुछ स्पेस छोड़ दिया जाए, नहीं नहीं नहीं, ये तो ऊपर हो गया ना, इन्होंने थोड़ा सा उल्टा है। हाँ, यहां पर यदि कुछ स्पेस छोड़ दिया जाए तो उसको अपने क्या कहते हैं, क्लीयरेंस। क्लीयरेंस, ठीक है। और यहां मतलब ये स्पेस जो छोड़ा गया है, इसको ये स्पेस ऊपर वाला मत काउंट करो, ये स्पेस इसको अपने कह देंगे क्लीयरेंस, ठीक है। सिलेंडर के हेड पर अगर कोई स्पेस छोड़ दिया जाता है उसको क्लीयरेंस कहते हैं। आपने ऑटो साइकिल डीजल साइकिल में ये चीज़ बात पढ़ी थी। अगर नहीं छोड़ा जाता तो उसको विदाउट क्लीयरेंस कहते हैं। हिंदी में मुझे नहीं मिला, सॉरी, मैंने बहुत ढूंढने का प्रयास किया, कहाँ पहुंचे थे अपने। हाँ, तो इसके बारे में विदाउट क्लीयरेंस और क्लीयरेंस दोनों को लेके चलेंगे कि सिलेंडर के हेड के ऊपर, ठीक है, शीर्ष के ऊपर सिलेंडर के कुछ क्लीयरेंस छोड़ दी जाती है, मतलब एयर को कंप्रेस होने के लिए, उसको उस चीज़ को अपने मतलब क्लीयरेंस कहते हैं। क्लीयरेंस को आप समझ गए होंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में, समतापीय प्रक्रम के बारे में। इसमें किया गया कार्य को आप ध्यान में रखेंगे। क्या W इज इक्वल टू 2.3 P1 V1 log R। ये बात आप याद रख लेना, या इसको अपने एक चीज़ और भी लिख सकते हैं, 2.3 MRT1 log R। मैं अभी आपको समझाता हूँ P1 V1 T1 क्या होता है। एक सेकंड, मैंने पहले नहीं समझाया, मैं आखिरी में समझा दूंगा, वो आप पहले लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी में बात करूं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के बारे में या कंप्रेशन के बारे में, तो W इज इक्वल टू क्या होगा, N अपॉन में N-1 इंटू MR T2 माइनस में T1। ध्यान में रख लेना ये बात भी। दो बातें हैं आपके लिए वैसे इंपॉर्टेंट ना, ये है कि ये थोड़ा सा पूछने के ज़्यादा चांसेज हैं। जहाँ पर थोड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है ना, तो एग्जामिनर उसको ज़्यादा प्रेफर करता है कि आप न्यूमेरिकल वैल्यू में जाके फंस जाते हो। सच हाँ, एक बात और मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसको कई जगह पे आइसेंट्रोपिक भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो ध्यान में रख लेना, भूलना मत। कई मतलब एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक दोनों के दोनों ही सही होंगे, मैं अभी बोलते हुए चल रहा हूँ आपको, ठीक है। ये मत हो जाए कि आप आखिरी में जाके भूल जाओ कि यार सर एडियाबैटिक कराया था, आइसेंट्रोपिक नहीं करवाया था। आइसेंट्रोपिक और एडियाबैटिक दोनों के दोनों ही सही माने जाएंगे। अभी मैं आइसेंट्रोपिक ही लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना रहे। आइसेंट्रोपिक के लिए क्या है, W इज इक्वल टू गामा अपॉन में गामा माइनस 1। सेम ही होगा पॉलीट्रोपिक की तरह, पर उसमें N था और यहाँ पे गामा यूज हो जाएगा। इतनी बात है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, इस चीज में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये बात सबको समझ आ गई। मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को या किसी को भी ये कंफ्यूज होगा, यार बच्चे तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, किसी भी दोस्त को ये कंफ्यूजन होगा कि ये क्या करवा दिया या क्या नहीं करवाया। सिंपल आपको रटने वाली चीजें बताई हैं, जो रटने वाली हैं वो रट लो। डेरिवेशन करने के बाद भी रटोगे, उससे अच्छा पहले ही रट लो। अब मैं बात करता हूं P1 V1 और T1 क्या है जी। आपने सर P1 V1 और T1 लिखवा दिया, उसको पहले करवाना था, लेट करवा रहे हो, मैं माफी मांगता हूं इस चीज के लिए। P1 V1 और T1 क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, दाब, आयतन और तापमान है।
कब का? बिफोर कंप्रेशन, बिफोर कंप्रेसर। कब का है? संपीड़न से पहले का, ठीक है। और ये कब का है? आफ्टर कंप्रेसर, संपीड़न के बाद का है ये। इतनी बात आप समझ गए होगे। और आर क्या है अपने पास? प्रेशर रेशो है, दाब अनुपात है, दाब अनुपात है, जो क्या होता है? P2 अपॉन में P1 होता है। इस बात को आप ध्यान में रख लेना, इतनी बात आपको समझाई है। इससे पहले अपनों ने क्या पढ़ा था? विदाउट क्लीयरेंस। अब अपने बात करेंगे विद क्लीयरेंस की। विद क्लीयरेंस में देखो, मेन जो मुद्दे वाली बात है सिर्फ आपके पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। आगे अपने जब मल्टी स्टेज इंटरकूलिंग भी पढ़ेंगे तब भी अपने पॉलीट्रोपिक प्रोसेस ही पढ़ेंगे। वो तो आपको समझाने के लिए यहाँ पर तीनों की तीनों चीज़ें करवा दी हैं। आपके लिए जो मेन चीज़ है, अब आप ध्यान रखना, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में विद क्लीयरेंस में क्या होता है? W इज इक्वल टू N अपॉन में N माइनस में 1 इंटू में MRT1 ब्रैकेट में P2 अपॉन में P1 की वैल्यू की पावर N माइनस में 1 अपॉन में N माइनस में 1 होती है। यार बहुत ना बड़ी बड़ी बातें हैं इसमें, पर मुझे ये है कि आपके एग्जाम में कुछ रह ना जाए, मैं इसलिए कुछ भी नहीं छोड़ता हुआ जा रहा। इतनी बात समझ गए हो? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? एक सेकेंड, ठीक है। विद क्लीयरेंस में आपको क्या रहा बता चुका हूं, विदाउट क्लीयरेंस में आपको बता चुका हूं। अब मैं बात करता हूं सिंगल स्टेज के बारे में, कुछ एफिशिएंसीज वगैरह हैं, दक्षता है, ठीक है, उसके बारे में बात करता हूं। एफिशिएंसी दक्षता के बारे में मैं डिस्कस करता हूं आप सभी लोगों से। हिंदी के बुक में वास्तव में ये नहीं मिला मुझे, मैं सही कह रहा हूं। प्लीज इंग्लिश को लेके चलना, जितना कंटेंट इंग्लिश की बुक में आपको हिंदी की बुक्स में हिंदी की बुक्स में आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। मैं स्पष्ट तौर पे ये बात कहता हूँ, हिंदी की बुक पता नहीं क्यों बहुत लिमिटेड सी बनाई जाती हैं, अब कारण मुझे नहीं पता, ठीक है। तो कोशिश कर लेना इंग्लिश ही प्रेफर करो प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि वहाँ जाके आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए इंग्लिश ही लेके चलना, बाकी आपकी मर्जी है। मुझे पता है बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी, समय बहुत है, आराम से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है। अब मैं बात करता हूं आइसोथर्मल एफिशिएंसी के बारे में। क्या समतापीय दक्षता के बारे में मुझे ये शब्द याद है, मैं तब आपको हिंदी में बता पाता हूं। अदरवाइज मैं हमेशा इंग्लिश की बुक खोल के बैठता हूं, तो मुझे वहां से जितना आपको पढ़ाने वाला कंटेंट मिलता है उतना हिंदी की बुक में नहीं है। उन्होंने कुछ बता भी रखा होता है, वो आधा बता रखा होता है, परंतु अभी क्या हुआ, मैं जब आपके लिए वो RAC का, जब अपने थोड़ी सी बात करते हैं यार, बहुत टाइम हो गया पढ़ रहे हो आप, तो RAC का आपके लिए मैं चैप्टर वो कर रहा था, तो एयर कंडीशनिंग एंड एयर साइकिल, तो वहां पर मुझे जो पढ़ने लायक चीजें मिली ना, वो वास्तव में इस बार हिंदी की बुक में मिली। परंतु बात वही आ गई कि उन्होंने एक जगह पे जाके ऐसा फंसा दिया, अब वो चीज़ मुझे ना हिंदी में मिल रही है, ना इंग्लिश में मिल रही है, ना मुझे वो गूगल पे मिल रही है। अब मतलब ये कमी है कि हिंदी वाली बुक में, कि वो उन्होंने कंटेंट ठीक दे रखा, परंतु उन्होंने पूरा नहीं दे रखा। अब मैं वहाँ जाके फंस चुका हूँ। अब मैं देखता हूँ, मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी कुछ है उसमें, काफ़ी कुछ है आपके, मतलब कि टर्मोलॉजी बहुत ज़्यादा है जो आपके RAC में या एयर कंडीशनिंग में आपसे पूछी जाएगी। वो सब तो तैयार है, पर एक जगह पे मैं फंस चुका हूँ, उससे निकलने की कोशिश करूँगा। अभी आपका क्लास ओवर होते सर वहीं से चालू करूँगा। चलो, थर्मल एफिशिएंसी, समतापीय दक्षता, कल की क्लास अपनी 15-20 मिनट की ही होगी, ठीक है। सुपर चार्जिंग जो आपका टॉपिक है मैं वो करवा दूंगा। सुपर चार्जिंग के साथ साथ आपको कुछ MCQs वगैरह 2013 के पेपर के मैं साथ में लेता हुआ चलूँगा, ताकि MCQs भी आपके साथ साथ होते रहें।
और उसके बाद में जैसे ही टर्म पूरी आ जाती है, पूरा चैप्टर पूरा आ जाएगा तो एमसीक्यूज उसके भी कर लेंगे। वर्क क्या होता है? वर्क रिक्वायर्ड फॉर आइसोथर्मली एयर, और क्या वर्क रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल एयर। मतलब समतापीय वायु के लिए कार्य तथा वास्तविक वायु के लिए कार्य के अनुपात को अपने क्या कहते हैं? आइसोथर्मल एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, आइसोथर्मल एयर कौन सी होती है और एक्चुअल एयर कौन सी होती है? आप इस चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना। जो एयर अपने सिंपली ले गया, मतलब सिंपल अपने वातावरण खींचे, उसको तो एक्चुअल एयर कह देंगे। आइसोथर्मल एयर अपने किस चीज़ को कह सकते हैं, मैं उस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली आइसोथर्मल जो एयर है वो अपने कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वो मल्टी स्टेज में अपने प्राप्त करते हैं कि जैसे ही एक कंप्रेसर से, एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के सिंगल स्टेज से जैसे ही एयर निकलती है उसको इंटरकूलर के द्वारा ठंडा किया जाता है। ठीक है, और उस एयर को अपने दूसरे कंप्रेसर में भेजते हैं, तो जो एयर निकलती है उसको अपने आइसोथर्मल एयर से डिनोट करते हैं। इस बात को ध्यान में रख लेना। सेकंड में बात करूं ओवरऑल एफिशिएंसी, या इसको अपने मैकेनिकल एफिशिएंसी भी कह सकते हैं, यांत्रिक दक्षता भी कहते हैं। क्या होता है ये होता है इंडिकेटेड पावर अपॉन में ब्रेक पावर। ठीक है, ब्रेक पावर को ब्रेक पावर ही कहते हैं, इंडिकेटेड पावर को संचित पावर कह सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा शायद, पता नहीं, जो भी आप संचित शक्ति कह सकते हैं। अब आप कहोगे सर इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर क्या होता है, प्लीज हमें थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए। बिल्कुल, इंडिकेटेड पावर वो पावर जो इंपेलर के द्वारा प्राप्त होती है, जिससे अपने को कार्य प्राप्त होता है। ठीक है, जो इंपेलर नहीं, आप इंडिकेटर, वो मैं सॉरी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का ले गया था। इंडिकेटर पावर वो पावर जो अपने को पिस्टन के द्वारा प्राप्त होती है, जो कनेक्टिंग, मैं आपको यही समझाता हूँ, रुको 38 पे याद रखना। देखो यहां साफ्ट है ना, ये साफ्ट अपने को देगी ब्रेक पावर। ठीक है, और ये पिस्टन अपने को देगा इंडिकेटेड पावर। अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि साफ्ट जो पावर देती है उसको ब्रेक पावर कहते हैं। किसको पावर देती है? पूरे स्ट्रक्चर को, क्रैंक कनेक्टिंग रोड पिस्टन को घुमाने के लिए। और जो पावर जिससे कार्य प्राप्त होता है पिस्टन के द्वारा, उसको कहते हैं इंडिकेटेड पावर। इस बात को आप ध्यान में, अब आपको थोड़ा सा आप इस बात को क्लियर हो गए होगे। ठीक है, इससे आगे चलते हैं, तीसरी एफिशिएंसी की बात करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, आयतनिक दक्षता। पूरा लिख लो, आयतनिक दक्षता। क्या होता है ये? वॉल्यूम ऑफ फ्री एयर। यार कोई बच्चा, अरे यार पता नहीं किसका कॉल आ रहा है। कोई बच्चा, मैं ये बात कर रहा था, यदि कोई बच्चा ऐसा है जो हिंदी में नोट्स बनाता है कि मैं पूरी अच्छे तरीके से हिंदी में नहीं पढ़ाता, मुझे ये पता है मेरे में कमी है, परंतु कोई बच्चा ऐसा है जो पूरे तरह से पूर्ण तरीके से हिंदी में नोट्स बनाता है, प्लीज़ वो ग्रुप में वो नोट्स डाल दिया करे। जैसे वो एमई डालते हैं, उनके नोट्स लगभग इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में नहीं होते हैं। तो हिंदी वाला अगर कोई है तो प्लीज़ वो भी हेल्प कर सकता है सभी की। आप प्लीज़ हिंदी में नोट्स डाल दिया कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ फ्री एयर डिलीवरी पर स्ट्रोक अपॉन में स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होती है? आपको कल की क्लास में समझा दिया था। फ्री एयर डिलीवरी क्या होती है, मैंने आपको कल की क्लास में समझा दिया था।
ठीक है। इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं अपने, फ्री एयर डिलीवरी और स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ पिस्टन के अनुपात को अपने वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कहते हैं। आपसे एग्जाम में इतनी बात ही पूछी जाएगी। और ऑब्जेक्टिव की बात करता हूं, उसके आगे याद रखना ये कितनी होती है, 70 to 90% तक होती है। ठीक है, जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है वो कितनी, 70 से 90% तक होती है। और ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो एक छोटा सा, अरे गलत लिख दिया, एक छोटा सा फॉर्मूला है, या जो भी आप कहना चाहो वो है जो भी आप कहना चाहो। देखो 1 प्लस के, मैं के बताता हूं क्या होता है, घबराना मत, माइनस के अपॉन में P2 अपॉन में P2 अपॉन में P1 की पावर n माइनस में, सॉरी n माइनस में 1 अपॉन में n होती है। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ, एक सेकेंड यार, वो n माइनस कर करके ना, इतनी बात आप समझ गए होगे। ठीक है, ये बात है जो आप इसको वन लाइनर समझ लो, आप इसको कुछ भी समझ लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसा भी आप समझना चाहो आप इस चीज़ को समझ सकते हो, पर याद रखना क्या, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के लिए NV इज इक्वल टू 1 प्लस के माइनस के P2 अपॉन में P1 की पावर 1 अपॉन में n। मैं बात करूं के की, क्लीयरेंस वॉल्यूम कहते हैं, सॉरी क्लीयरेंस रेशो कहते हैं, क्लीयरेंस अनुपात कहते हैं, जो क्या होता है, क्लीयरेंस वॉल्यूम, क्लीयरेंस आयतन अपॉन में स्वेप्ट वॉल्यूम होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम होता है। स्वेप्ट वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, जो भी आप कहना चाहो आप कह सकते हो। ठीक है, स्वेप्ट वॉल्यूम का किसे कहते हैं, जहां तक अपना पिस्टन मूव करता है सिलेंडर के अंदर, उस वॉल्यूम को क्या कहते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। इनके अनुपात को क्या कहते हैं, क्लीयरेंस रेशो, और उसको डिनोट करते हैं के से। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं यहां और लिख देता हूं, क्या जो NV होगा और जो कंप्रेशन रेशो होगा वो उस पर किस प्रकार से डिपेंडेंट है, उस चीज को ध्यान में रखना। आयतनिक दक्षता, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी यदि बढ़ेगी तो CR कंप्रेशन रेशो क्या होगा, कम होगा। इस बात को ध्यान में रख लेना। ठीक है, 3-4 बातें बता दी आपको, पूरा मतलब मुद्दे मुद्दे वाली बातें बता रहा हूं, फालतू की बात आपको नहीं समझा रहा हूं। ठीक है, उस चीज को आप थोड़ा सा गौर में रखना। ये हो गया था अपना सिंगल स्टेज के बारे में बात पूरी। सिंगल स्टेज डबल एक्टिंग, कोई मतलब उसमें सिर्फ आप वॉल्स वगैरह का ध्यान में रखना। पंप के बारे में जितनी बातें बताई गई थी ना वर्किंग में, वो सारी की सारी लागू कर देना कंप्रेसर में। वर्किंग के लिए कोई फॉर्मूला मत लागू कर देना, फॉर्मूला एक अलग है यार। यहां आपको कितना कुछ बताया था, वहां पर कुछ फॉर्मूले अलग थे, तो वो चीज अलग होती है। अब मैं बात करता हूं मल्टी स्टेज कंप्रेसर के बारे में। मल्टी स्टेज कंप्रेसर के बारे में, बहु अवस्था संपीड़क के बारे में मैं बात करता हूं कि क्या होता है मल्टी स्टेज कंप्रेसर। जहां पर अपने को अधिक प्रेशर की जरूरत होती है वहां पर अपने यूज करते हैं। इसका यूज लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ मत लिखो, यूज लिख के और इसको साइड में कर देना। ज्यादा प्रेशर या फिर ज्यादा दाब के लिए। ओके, इतनी बात आप समझ गए हो। ठीक है, मल्टी स्टेज से क्या होता है, आपको मैंने क्या कहा था, यदि अपने इंटरकूलर को यूज करते हैं तो उससे अपने को क्या फायदा होगा। इंटरकूलर को यूज करने से अपने को आइसोथर्मल प्रोसेस तक पहुंचने का मतलब अपने पहुंच सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस तक। कम कार्य की आवश्यकता होगी। ये बातें लिख लेना जो मैं बोल रहा हूं, मत भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस मल्टी स्टेज कंप्रेसर का यूज क्या होता है आप उस चीज पे ध्यान में रखना। अब इससे आगे मैं बात करूंगा, अगले पेज पे चलूंगा, इंटरकूलर। सबसे पहले मैं बात करता हूं इंटरकूलर की
कि इंटरकूलर होता क्या है, उसके बाद में अपने डबल स्टेज इंटरकूलर के बारे में बात करेंगे। डबल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर विद इंटरकूलर, उसके लिए वर्क डन वगैरह सब कुछ देखना है, उसमें भी बहुत बहुत माथा खपाई है। वहां पे जाके मैं जहां फंसा था, मैं इन पे जाके फंसा था। इंटरकूलर का कार्य क्या होता है, सबसे पहले ध्यान में रखना, कार्य क्या होता है, टेम्परेचर को कम करना। ठीक है, मतलब जो कंप्रेसर से, कंप्रेसर में देखो मैं आपको कुछ बात समझाता हूं, वो बात समझना, लिखना मत, समझ लेना। कंप्रेसर में क्या है, कंप्रेसर में जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, इंटरकूलर का यूज अपने दो कंप्रेसर के बीच में करते हैं, तभी इसको डबल स्टेज में यूज किया जाता है। कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, अपनों ने क्या किया, उसको डिलीवरी पाइप से बाहर निकाल दिया पहले कंप्रेसर से, फिर इंटरकूलर में गया। अब सुनते हैं इंटरकूलर का कार्य। इंटरकूलर क्या करता है, वो जो एयर होगी उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, उसको कम करेगा। बस इतनी बात याद रखना, इंटरकूलर का कार्य क्या होता है, टेम्परेचर को कम करना। ठीक है, तापमान को कम करना इसका कार्य होता है। और याद रखना जो प्रेशर होगा इंटरकूलर के अंदर, जो प्रेशर होगा, जो दाब होगा, वो क्या रहेगा, वो सेम ही रहेगा जो वहां कंप्रेसर से निकल के आया है। उस दाब में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, इस बात को ध्यान में रख लेना। इंटरकूलर में सक्शन और जो डिलीवरी होगी वो क्या होगी, वो सेम, मतलब कांस्टेंट प्रेशर में होगी। ये भी आप लिख लो, सक्शन एंड डिलीवरी, हो क्या ही लिख रहा हूं, सक्शन एंड डिलीवरी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या, सक्शन एंड डिलीवरी एट कांस्टेंट क्या, प्रेशर। समझ जाओगे इस बात को। ठीक है, इसके आगे इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगा मैं, उससे पहले मैं कुछ डायग्राम आपको बना के देना पड़ेगा, वो भी समझाता हूं। तीन बातें याद रखना, इंटरकूलर का काम क्या होता है, प्रेशर सेम रहता है, इसके अंदर सक्शन और डिलीवरी दोनों कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। प्रेशर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी कमी नहीं आती, हल्की फुल्की आती है। देखो, थियोरटिकल और वास्तविक में, सैद्धांतिक और वास्तविक में हमेशा अंतर होता है। ये बात ध्यान में रखना कि वास्तव में अगर मैं कहूँगा अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें कमी भी आएगी। ऐसी बात नहीं है कि कमी नहीं आएगी, लॉसेज उसमें भी होंगे, फ्रिक्शन का लॉसेज होगा, परंतु सैद्धांतिक तौर पे उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। अब मैं क्या करता हूं, मैं कुछ डायग्राम एक सेकंड के लिए, मैं मतलब 1 मिनट के लिए डायग्राम बना रहा हूं, मैं उस चीज को देखते हैं अपने, कि थोड़ा सा ना समय लग जाएगा, थोड़ा सा समय नहीं, एलपी सिलेंडर, थोड़ा सा सही करके बनाना पड़ेगा। 1 सेकंड गाइस, क्योंकि ये ना डायग्राम मैं बनाऊंगा नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, और आपको समझ नहीं आया तो फिर मेरे बनाने का मतलब ही क्या है। ठीक है, सारे फैक्टर हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से भी एक सिलेंडर निकाल दूँ, बस ये सिलेंडर 2 निकालने अपने को, उसके बाद में अपने को कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है साहब, ये हो गया। वैसे इंटरकूलर के अंदर मैं आपको बता दूं, अंदर ना पाइप्स वगैरह होती हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कोल्ड वाटर होता है। उन पाइपों के थ्रू जैसे ही गर्म एयर मतलब जाती है तो क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और जो पाइप के अंदर वाटर होता है, वाटर नहीं कह सकते, जो भी तरल होता है, जो भी कूलेंट होता है, वो गर्म हो जाता है। इस प्रकार से प्रोसेस चलता है। ये क्या है, ये है लो प्रेशर एलपी सिलेंडर, लो प्रेशर कम दाब वाला, और ये है एचपी, वो वाला सिलेंडर नहीं है जो अपने घरों में यूज होता है, कभी आप वो सोचो कि एचपी वाला सिलेंडर, नहीं। चलिए बात करता है आगे अपने, यहाँ से एयर इन होगी और यहाँ से एयर आउट हो जाएगी, यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1। ठीक है, एक प्रोसेस, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये है P1 V1 और T1। यहां से क्या हुआ, कंप्रेसर से कंप्रेस होके बाहर निकला जैसे ही, तो वहां पर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो प्रेशर अपने पास हो जाएगा P2, वॉल्यूम कम हो जाएगी V2 और टेम्परेचर T2 हो जाएगा।
मानते हो ये बात आप कहोगे सर बिल्कुल हम आपकी बात मानते हैं। अब आगे जाते हैं, तो मैंने क्या कहा था, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो P2 ही रहेगा, V2 भी V2 ही रहेगा, परंतु टेम्परेचर में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, वो हो जाएगा T3। इतनी बात समझ गए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे चलता हूं, ये जो दूसरा सिलेंडर है अपने पास, कंप्रेसर है हाई प्रेशर वाला, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें P3 V3 और T4 हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होगे, इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी के द्वारा मैं आपको कंप्रेसर के पार्ट्स इंटरकूलर के प्रकार बता देता हूँ। यार इंटरकूलर के प्रकार मैंने हिंदी में क्यों नहीं लिखे, मैंने हिंदी में नहीं लिख रखे, मुझे हिंदी में नहीं मिले थे, मेरे पास हिंदी की बुक पड़ी है, मैंने इसीलिए रखी कि मैं हिंदी में कंफ्यूज हो जाऊं तो आपको समझा सकूं। देखो सिंपल भाषा में लिख दूंगा, थ्योरी में कैसे मर्जी लिख लेना, आपकी मर्जी है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कंप्लीट और परफेक्ट इंटरकूलिंग की। कंप्लीट और परफेक्ट इंटरकूलर की बात करते हैं। कूलिंग लिख लेना है, कूलर लिख देना। क्या होता है, वह इंटरकूलर जिसमें T3 या मतलब इंटरकूलर के निकासी पर जो टेम्परेचर होता है वो बराबर होता है कंप्रेसर के चूसन पर। मतलब सिंपल भाषा में समझाऊं तो T3 जो होगा वो बराबर होगा T1 के। बस ये बात सिंपल भाषा में समझ लेना। बाकी देखो यार, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आप जो लैंग्वेज में लिखना चाहो, मैंने लैंग्वेज में बोल दिया, आपकी मर्जी है। इनकम्प्लीट और इनपरफेक्ट इंटरकूलिंग, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, T3 T1 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए हो। इतनी बात में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बड़ा ही आराम से कोई मैंने इंटरकूलर क्या होता है वो बता दिया, क्या उसका कार्य होता है वो बता दिया, कैसे वो काम करता है वो बता दिया। दो पार्ट मतलब दो प्रकार के होते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। इंटरकूलर को इंटरकूलर ही कहते हैं, हिंदी में भी हिंदी में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इंटरकूलर की निकासी पे जो टेम्परेचर होगा वो लो प्रेशर कम दाब वाले कंप्रेसर के सक्शन पे चूसन पे जो टेम्परेचर होगा वो दोनों बराबर होते हैं, तो उसको अपने कंप्लीट और परफेक्ट इंटरकूलिंग कहते हैं। अगर नहीं होते तो उसको इनकम्प्लीट और इनपरफेक्ट इंटरकूलिंग कहा जाता है। इस बात को आप समझ गए होंगे। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले इनकम्प्लीट कंडीशन के बारे में। इनकम्प्लीट, हाँ आज क्या हुआ मैं बताता हूं आपको। थोड़ी सी यार मेरे को अच्छा लगता है कि मैं जब अपनी कहानियां शेयर करता हूं। तो आज हुआ क्या, मम्मी की थोड़ी मतलब हाथ में प्रॉब्लम थी, तो वो मैं किसी डॉक्टर के पास लेके गया था उनको। तो यहाँ पे ना पुलिस वगैरह वालों का इतना सही नहीं था, मैं काफ़ी दूर गया नहीं था, कुछ 4-5 किलोमीटर दूर गया था। हुआ क्या कि ना हेलमेट था ना मैं लाइसेंस लेके गया, क्योंकि शॉर्ट्स वगैरह पहन के मैं चला गया। मैं क्या मम्मी आपको दवाई दिला लाता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हुआ क्या, रास्ते में मिल गए DTO। अब मैंने देख लिया, मैं क्या यार आज ये यहाँ पे क्यों खड़े हैं, इनका तो मतलब अलग उनको हमारे एरिया पे मतलब उनको लिए एक मतलब चौकी वगैरह बना रखी है एक पूरा उनको, तो वो वहीं खड़े होते हैं। मैंने जैसे ही देखा मैंने कहा ये चाहिए अपने को, मतलब ये गाड़ी के बारे में मैं कहा ये चाहिए। उसने दे दिया हाथ, कहता भाई रुको। अब मैंने कहा ना लाइसेंस, ना मौके पे गाड़ी के कागज, ना हेलमेट। मैं क्या फंस गए। मैंने क्या, वो थोड़ा सा ना मिट्टी थी उस एरिया में, तो मैंने कहा मैं आगे जाके और रुकता हूँ। मैंने उनको ये कह दिया, मैं क्या आप आ जाओ, मैं आगे रुक रहा हूँ। मैं बेचारा वहां से भगा के ले आया। फिर मैंने एक चीज सोची, मैं क्या यार है तो नज़ारे इनका, जहां मन करता है वहां रोक लेते हैं, आ जाओ भाई जिसका चालान काटना है उसका चालान काट देते हैं। वैसे बहुत रेयर कंडीशन में होता है, मैंने बहुत रेयर कंडीशन में देखा है कि कहीं मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर खड़ा है और वो किसी बाइक को या कार को रोक रहा है। परंतु आज मैंने देखा, मैंने 2 बार ही देखा अभी तक, सिर्फ 2 बार। एक यहाँ हमारे अपने घर के पीछे ही रोड है, मेन रोड, वहां पे खड़ा एक दिन ट्रैक्टर का और कारों का चालान काट रहे थे। और एक आज मैं देख के आया हूँ कि आज भी वो मतलब रोड पे खड़े ट्रकों को नहीं देख रहे थे और उनका नॉर्मल गाड़ियों का चालान काट रहे थे। मैं कह यार ये काम ठीक है इनका। चलिए मैं बात करता हूँ इनकम्प्लीट कंडीशन के बारे में।
ठीक है, वर्क डन इन एलपी सिलेंडर, मतलब लोअर प्रेशर सिलेंडर के अंदर किया गया कार्य है या के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा उसके बारे में। क्या होगा वो, डब्ल्यू एलपी लिख लो, नहीं एलपी मत लिखो, 1 लिख लो यार, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम में आपको 1 लिखा हुआ मिल सकता है। W1 इज इक्वल टू, देखो मैंने कहा था अपने पॉलीट्रोपिक ही लेके चलेंगे, तो उसी के बारे में बात करता हुआ मैं आगे चल रहा हूँ, इस बात को ध्यान में रख लेना। n-1 अपॉन में n-1 ये होता है W1, और वर्क डन इन HP सिलेंडर, HP घरों वाला सिलेंडर नहीं, हाई प्रेशर सिलेंडर, उच्च दाब सिलेंडर। W2 इज इक्वल टू n माइनस में 1 इंटू में P2 V2 ब्रैकेट में P3 अपॉन में P2 की पावर n-1 अपॉन में n-1। ये हो गया, 2 बातें समझ गए हो, सिंपल सिंपल फॉर्मूला है। देखो डेरिवेशन करवाने के लिए करवा सकता हूं पर नहीं करवाऊंगा, सीधी सी बात है, बड़ा बड़ा अपना माइंड है ना वो डायरेक्ट फॉरवर्ड है। टोटल वर्क, ठीक है, कुल कार्य की बात करता हूं मैं, क्या होगा, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, ये होगा। ध्यान में रखना, मैं सिंपल लिख देता हूं, काफी बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा। n अपॉन में n-1 P1 V1 ब्रैकेट में P2 अपॉन में P1 की पावर n-1 अपॉन में n-, रुको एक सेकेंड, माइनस में 1, ठीक है, इसको क्या करते हैं अपने इस ब्रैकेट में लिख लेते हैं, बहुत सारे ब्रैकेट बनेंगे, प्लस P2 V2 ये ब्रैकेट दे दो, P3 अपॉन में P2 की पावर n-1 अपॉन में n-1 ब्रैकेट, और ये बड़ा ब्रैकेट आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला था जी, ये साहब आप याद करना जाओ कर लेना, मेरा फर्ज था समझाना, पर इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं आएगा, इस बात को ध्यान में रख लेना। ये बात तो मैं कहता हूं कि इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं देंगे वो, बहुत बड़ा सिलेबस है अपना, बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस है। मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई बंदा ये कहता है ना कि मैंने आप कंप्रेसर से मैंने आर एस खुरमी की बुक उठाई तो मेरे को सिर्फ आर एस खुरमी में 134 135 प्रश्न मिल गए सिर्फ कंप्रेसर से। अब आप खुद सोचो कि अपने पूरे सिलेबस की अगर बात की जाए तो कितने ही मतलब अपने को वो मिल जाएंगे, कंप्लीट कंडीशन, हाँ कितने ही एमसीक्यूज मिल जाएंगे, कितने हजार एमसीक्यूज अपने सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं। कंप्लीट कंडीशन के लिए सिंपल सी बात लिख देता हूं मैं, कंफ्यूज मत हो जाना उसमें। W इज इक्वल टू n अपॉन में n-1, देखो रटना ही पड़ेगा यार, मैं हमेशा कहता हूँ जो चीज़ रटनी है, जो चीज़ समझने वाली है वो समझा देता हूँ, जो चीज़ आपको याद करनी है उस चीज़ में कोई दो राय नहीं है, मैं उस चीज़ में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, इस बात को ध्यान में रखना। n-1 अपॉन में n-2, ये बात भी ध्यान में रख लेना, इस बात को थोड़ा सा गौर फरमा लेना इस बात के लिए। इतनी बात हो गई है, इतनी बात आपको होप सो क्लियर हो जाएगी, समझ आ जाएगी। ठीक है, समझने वाला देखो आज मेरे को नहीं लगता मैंने कुछ समझाया आपको इतना ज़्यादा, क्योंकि ये सब बातें आपको जहाँ पूरा फॉर्मूला बेस, डेरिवेशन बेस, जहाँ जो एक्सरसाइज होती है वहाँ पर सीधे सीधे फॉर्मूले होते हैं वो याद रखने पड़ते हैं। हाँ न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना, न्यूमेरिकल बहुत ईजी आएंगे। नोट लगा लो, आप इसको नोट कह लो या वन लाइनर कह लेना। ठीक है, क्या मैं जो बातें कह रहा हूँ उस चीज़ पे ध्यान देना। सबसे पहली बात कहता हूँ, मैक्सिमम वर्क है ना जो, वो अपना 2 स्टेज में, ठीक है, ये अपने किसी की बात कर रहे हैं, पीछे जितनी भी बात की अपने 2 स्टेज की बात की है, तो कंप्लीट इंटरकूलिंग 2 स्टेज एयर कंप्रेसर विद कंप्लीट इंटरकूलिंग में
अधिकतम कार्य की बचत होती है, याद रखना इस बात को। मैक्सिमम वर्क इज सेव इन ए 2 स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर विद इंटरकूलिंग, विद कंप्लीट इंटरकूलिंग। ठीक है, कंप्लीट कूलिंग के बारे में बात कर रहा हूं मैं। दोबारा से मैं लिख देता हूं मैक्सिमम वर्क, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेव्ड इन ए 2 स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, आरसी मतलब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर विद कंप्लीट इंटरकूलिंग। ठीक है, क्या पूछेगा एग्जामिनर? मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर लेता हूं, थोड़ी सी मैंने की नहीं है यार मेरे अभी दिमाग में। एग्जामिनर क्या पूछेगा? निम्नलिखित में से किस प्रोसेस में सबसे ज्यादा कार्य की बचत होती है? हिंदी में भी लिख लेना कि दोहरी अवस्था प्रचांग कंप्रेसर विद को क्या, जो भी आप लिखना चाहो, विद पूर्ण कंप्लीट को अपने पूर्ण कह सकते हैं, पूर्ण इंटरकूलिंग में अधिकतम कार्य की बचत होती है। इस चीज को आप लिख लेना। ठीक है, आपको मैंने समझा दिया। एग्जामिनर क्या पूछेगा? एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से किस प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क की बचत होती है? तो आपसे क्या होगा? इंटरकूलिंग, सिंपल इंटरकूलिंग, इंटरकूलिंग विद कंप्लीट इंटरकूलिंग, या आपसे सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर विद इंटरकूलिंग, ये कुछ भी दे सकता है। तो ध्यान में रखना कंप्लीट इंटरकूलिंग 2 स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में। सेकंड में बात करता हूं, इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे, क्या मैक्सिमम कार्य हाँ मैं सॉरी, मैंने ज्यादा मौन धारण कर लिया। अपने को अधिकतम कार्य कब चाहिए होता है? ठीक है, उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं कि व्हेन वी नीड मैक्सिमम वर्क फॉर कंप्रेसर। ठीक है, लिख लेना, वन लाइनर है यार, नोट्स बना के मतलब नोट डाल के कैसे भी लिख लेना कि सिंपल आपको एक बात समझा रहा हूं। मैक्सिमम कार्य रिक्वायर्ड होता है जब ईच स्टेज पर, अरे यार मैक्सिमम नहीं आएगा, मैं सोच रहा हूं क्या कंफ्यूजन है। सॉरी, मैक्सिमम क्यों आएगा? मिनिमम लिखो। न्यूनतम कार्य रिक्वायर होता है जब ईच स्टेज पर प्रेशर रेशो इज सेम। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेना। मैं इसीलिए मौन व्रत धारण किया। मैं क्या मैक्सिमम मैं क्यों लिख रहा हूं? फिर मुझे याद है मिनिमम होता है। मिनिमम कार्य कब अपने को प्राप्त होगा? ठीक है, जब प्रत्येक अवस्था पर जो प्रेशर रेशो होगा वो बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा? प्रत्येक अवस्था पर प्रेशर रेशो क्या होगा? बराबर होगा। मैं बात करता हूं 2 स्टेज की। 2 स्टेज के बारे में डिस्कस करता हूं। प्रेशर रेशो P2 अपॉन में P1 इज इक्वल टू P3 अपॉन में P2 होगा, तब अपने को न्यूनतम कार्य चाहिए होगा। ठीक है, इस बात को समझ लेना, कैसे मर्जी लिख लेना जैसा आपको सही लगे। मैं फिर रिपीट करता हूं, जब प्रेशर रेशो 2 स्टेज 2 अवस्थाओं का बराबर होगा तब अपने को सबसे कम कार्य चाहिए होगा। किस लिए? कंप्रेसर को चलाने के लिए। याद रख लेना इस बात को। ठीक है, क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूं क्या कि P2 इज इक्वल टू अंडर रूट में P1 इंटू में P3? लिख सकता हूं क्या? आप कहोगे सर आप लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है 2013 के एग्जाम। आज आपका होमवर्क है, आज आपको होमवर्क है 2013 का एग्जाम उठाना। उसमें ऐसा मतलब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, वो न्यूमेरिकल आपने सोल्व करना है। ठीक है, ये आपके लिए आज होमवर्क मैं दे रहा हूं 2013 के एग्जाम के अंदर।
ढूंढ लेना, पहले 20 प्रश्नों में आपको मिल जाएगा ये न्यूमेरिकल। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, अभी मैं खोलूंगा तो समय भी ज़्यादा लग जाएगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, परंतु आप ढूंढ लेना, आपको ये न्यूमेरिकल मिल जाएगा कि एक न्यूमेरिकल आया हुआ है। कमेंट करके प्रत्येक बच्चा, यदि आप सीरियस हो तो कमेंट करके प्रत्येक बच्चा मुझे जरूर बताएगा कि उस चीज़ का मतलब, उस चीज़ का जो आंसर है वो क्या है, उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको 1 नंबर दे देता हूं, ये कुछ भी दे दो। 1 नंबर की मैं वैल्यू उठा के क्या करता हूं, इसमें रखूंगा। ठीक है, अपने इसमें वैल्यू रखेंगे, मैं आगे चल के ही रखता हूं। वैल्यू रखूंगा तो क्या करूंगा, W इज इक्वल टू एन अपॉन में n माइनस में 1 P1 V1। ठीक है, P2 P1 अपॉन में n माइनस 1 अपॉन में n प्लस P2, यहाँ पहले क्या था, P3 अपॉन में P2 था, परंतु जैसे ही अपनों ने क्या कहा कि न्यूनतम कार्य चाहिए, तब अपने क्या देखेंगे कि ये चीज अपने कर लिख सकते हैं, ये दोनों क्या है, कॉमन है। क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूं क्या कि 2 इंटू में n अपॉन में n माइनस में 1 इंटू में P1 V1। ठीक है, P2 अपॉन में P1 की पावर n माइनस 1 अपॉन में n माइनस में 1। मैं इस चीज को लिख सकता हूं, आप कहोगे सर आपने कह दिया, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। इतनी बात आप समझ गए होगे। अभी जो जहां से ऑब्जेक्टिव आता है मैं उस चीज के बारे में लिख देता हूं। वर्क कार्य क्या होगा, मतलब वर्क मिनिमम, न्यूनतम कार्य क्या होगा, 2 इंटू में वर्क रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टेज। ये बात याद रखना, प्रत्येक अवस्था के लिए जरूरी कार्य, या जो भी आप हिंदी में लिखना चाहो, प्रत्येक अवस्था के लिए जरूरी कार्य। ठीक है, 2 इंटू वर्क रिक्वायर फॉर ईच स्टेजेस, किसके लिए होगा ये, तो याद रखना 2 स्टेज के लिए। ये बात याद रख लेना। आगे मैं 3 स्टेज की बात भी करूंगा, 4 स्टेज, 5 स्टेज, 6 स्टेज, वो सब समझा दूंगा। एक बार के लिए इस बात को ध्यान में रख लेना। अभी मैं बात करता हूं 3 स्टेज कंप्रेसर के बारे में, कि जहां पर क्या होगा, मैं यहां पे थोड़ी सी रफ बना देता हूं। ठीक है, एक सिलेंडर यहां पे इंटरकूलर लगा हुआ मिल जाएगा, फिर क्या होगा, आपको दूसरा सिलेंडर मिल जाएगा, फिर यहां से निकल के आपको तीसरा सिलेंडर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो 1, 2 और 3, ये होता है 3 स्टेज कंप्रेसर। इस बात को आप समझ जाओगे, इसको मैं इरेज भी कर दूंगा। 3 स्टेज ध्यान में रख लेना, मुद्दे मुद्दे वाली बातें करवा देता हूं आपको। P2 अपॉन में P1 इज इक्वल टू P3 अपॉन में P2, अपने पहले पढ़ के हटे हैं, इज इक्वल टू P4 अपॉन में P3। न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, इससे भी थोड़ा सा अगर एग्जामिनर आपको आपका टाइम वेस्ट करना चाहेगा तो वो यहां से मतलब आपको न्यूमेरिकल देगा। जो मैंने पीछे बातें की है उसमें ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके आगे मैं बात करूं, W क्या होगा, W होगा 3 इंटू वर्क रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टेज। इस चीज से एक बात ध्यान रख लेना। ठीक है, अपने देखो, वो अगर मैं करने बैठ जाता बहुत मतलब लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता। 4 स्टेज आएगा तो 4 इंटू वर्क रिक्वायर फॉर ईच स्टेज, 5 स्टेज आएगा 5 इंटू वर्क रिक्वायर फॉर ईच स्टेज। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। और कुछ मैं एक बार देख लेता हूं, कुछ नहीं रह गया। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ अदर मतलब अदर चीजें आपके पास रह गई होंगी। एक चीज और लिख लो, मैंने यहां पे 1 लाइनर लिख लेना या नोट डाल के लिख लेना। नोट डाल के क्या लिखना कि यदि क्लीयरेंस वॉल्यूम ज्यादा होगी तो
तो वह रिड्यूस करेगी, रिड्यूस द वॉल्यूम फ्लो रेट। वन लाइनर डाल लेना, कुछ भी डाल लेना जैसा आपको सही लगे, मैं बता देता हूँ। वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब उसके प्रवाह को, ठीक है, एयर के प्रवाह को वो क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है, यदि क्लियरेंस वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि क्लियरेंस वॉल्यूम ज़्यादा होने का मतलब है कि वहाँ पर कुछ एयर रुकी होगी, इसलिए जो वॉल्यूम होगा, जो आयतन होगा, ठीक है, उस प्रवाह का वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। कोई ज़्यादा कंफ्यूज नहीं किया। एक वन लाइनर और डाल लेना, मैंने लिख रखा है आपके लिए, इंपॉर्टेंट डाल के लिखा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, क्या एयर कंप्रेसर को यदि अपने हाई एल्टीट्यूड पे लेके जाएं, और एक सेकंड में चार्ज लगा लूं, हाँ हिल तो नहीं गया, पता नहीं, चल तो रहा है ना। एक सेकंड में देख लूँ, मेरी ये शक्ल ही नहीं अच्छी लगी थी ना, अरे बाल बूल से सारे मैं अभी जाके आया हूँ, तो इसलिए। हाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पर लेके जाए तो क्या होगा, उस चीज़ के बारे में ध्यान रखना। एक तो लो परफॉर्मेंस होगी, ठीक है। परफॉर्मेंस आप समझ जाओगे, और हिंदी वाले भी समझ जाएंगे कि कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी। हिंदी में आप ये लिख सकते हो, लो परफॉर्मेंस हो जाएगी। दूसरा आप क्या लिख सकते हो, कम पावर रिक्वायर्ड, मतलब कंप्रेसर को चलाने के लिए अपने को क्या है, कम पावर की आवश्यकता होगी। ये आप बातें, मोटी मोटी सी बातें हैं, वो याद कर लेना। यहाँ अपना कंप्रेसर ट्रॉपिक है ना, हाँ, कंप्रेसर टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। चल जा, इससे आगे सुपरचार्जर की बात करेंगे, सुपरचार्जिंग की बात करेंगे। कुछ नहीं है, सिर्फ आपको वर्किंग भी इसमें कुछ नहीं है। अगर आपने कंप्रेसर पढ़ लिया तो आप सुपर चार्जिंग पढ़ लोगे। सुपर चार्जिंग एक प्रकार ही मान लो आप कंप्रेसर का, ठीक है। आज समय ज़्यादा हो चुका है, और उसके आगे तीन पता नहीं चार प्रकार हैं सुपर चार्ज, तीन प्रकार ही हैं, चार प्रकार नहीं है। वो तीनों प्रकार आपको याद रखने हैं, और इसका वर्किंग याद रखनी है, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। उसके बाद में एयर कंडीशनिंग के बारे में बात करूँ। एयर कंडीशनिंग में आपको याद करने वाली बातें बहुत होंगी, कि मतलब वन लाइनर्स उसमें इतने होंगे ना, इतने उसमें टर्मोलॉजी है, इतनी ज़्यादा टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। चलिए आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करना प्लीज़, सभी जने, बिल्कुल जितने भी जने हैं प्लीज़ लाइक किया कीजिए, कमेंट शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब, और इजी वे स्टडी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। जो जाना चाहता है वो जा सकता है। एक दो बातें मैं अभी आपको बता देता हूँ, यदि आप सुनना चाहो। थोड़ा सा पढ़ने का तरीका मैं बताता हूँ आपको कि आप कैसा करो, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ने का तरीका आपका इंप्रूव करवाना चाहता हूँ। हो सकता है मेरी बातें गलत हो सकती है, अपनी क्या आदत है पता नहीं आपकी है या नहीं है, पर मेरी पहले क्या आदत थी कि मैं जैसे पढ़ने बैठता था तो मैं क्या करता था कि मैंने कॉपी में लिख लिया, मैं कॉपी में लिख लिख के पढ़ता था। पर मैंने अभी उस हैबिट को चेंज किया। मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको वो चीज़ बताऊँ, है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या शेड्यूल बना रखा है, मैं पहले तो उस चीज़ को समझता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर उसको कॉपी में लिखता हूँ, मतलब कॉपी में पढ़ के लिखता हूँ। आजकल मैं लैपटॉप में लिखता हूँ क्योंकि मेरे पास पेन टैब वगैरह है, तो मैं उससे काम चल जाता है, मेरे पेज नहीं वेस्ट होते। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ आराम से, आंखें बंद कर लेता हूँ, और फिर मैं उस चीज़ को रटता हूँ, पूरा फ्लो के साथ रटता हूँ। जैसे अभी मैंने इंडियन पॉलिटी है, तो मैं एक एक अनुच्छेद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पढ़ लेना, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, प्रदेश सभापति होता है, तो इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है।
मंत्री परिषद हो गया, उसके बाद में प्रधानमंत्री, फिर संसद, उसके जितने इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है संसद में बहुत ज़्यादा है, मैंने इंपॉर्टेंट याद कर रखे हैं, 80% जितने भी अनुच्छेद है वो याद कर रखे हैं। फिर उसके बाद में राज्यपाल आ गया, फिर राज्यपाल के बारे में बैठकर सोचता रहता हूँ, इस अनुच्छेद में ये है, इसमें ये, इसमें ये। तो इस प्रकार से पढ़ने का अगर आप तरीका नहीं है आपका, तो ये चालू कर दीजिए, आपको बेनिफिट होगा। होप सो आपका दिन अच्छा जाए। धन्यवाद।